मैं हूं विप्लव अवस्थी, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक विशेष खास मेहमान है जो एक तरह से एक बड़ी विवादास्पद चेहरा भी रहे, लेकिन एक्टिविस्ट भी हैं। अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और लगातार बिहार में कैंपेन भी कर रहे हैं। आजाद साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चंद्रशेखर आजाद साहब, मेरा सबसे पहले आपसे बात करने का जो विषय रहेगा, डॉक्टर कफील खान की 8 महीने के बाद रिहाई हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में उन्हें अवरुद्ध किया गया। आपको याद होगा कि उन्हें जमानत मिल गई थी और जमानत मिलने के बाद जैसे ही वो छूटे उन पर एनएसए लगा दिया। 8 महीने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि जो एनएसए लगाया गया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने उन्होंने बयान दिया था, वो किसी तरह का कोई भड़काऊ बयान नहीं था। एनएसए के जो प्रावधान है वो कहीं अट्रैक्ट नहीं करते हैं। उनका बयान वो पूरी तरह से यूनिटी इंटेग्रिटी के लिए था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा था कि आखिर 8 महीना एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर का जेल में रहना किसकी जिम्मेदारी बनता था। और कहीं ना कहीं यही मामला चंद्रशेखर जी आपके मामले में भी देखा गया था। जमानत मिलने के बाद आपको भी एनएसए झेलना पड़ा था। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन, इस पर इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं और ये किस तरह देखते हैं? सरकार एनएसए जैसे कानूनों को अपनी सुविधा के, वो चाहे कोई भी सरकार हो, ये एनएसए जैसे कानूनों को अपनी सुविधा के लिए कैसे इस्तेमाल करती? देखिए, पहले तो सत्य हिंदी के सभी दर्शकों को और आपकी टीम को जो बहुत बहुत आभार जी। दूसरा, आपने जो सवाल किया वो सवाल मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है जी। मैंने उसको खुद जो है, मैं उसका जो भुक्तभोगी हूँ या मैंने वो सहा है जी। जो भाई कफील खान ने सहा, और इन्हीं के साथ जो है अखिल गगोई जो है, जी। जो असम से हैं, जी। एक किसान नेता है, उन्होंने भी सहा है। जी। और ऐसे तमाम लोग होंगे। ये तो वो लोग हैं जिनको आप लोग जानते हैं, बिल्कुल, या देश में जिनको लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सहा है। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, एक्टिविस्ट, वो तमाम सब लोग हैं, पत्रकार भी हैं। जी। सवाल ये है कि ये जो जुल्म ज्यादती की जाती है, और जैसा आपने कहा कि सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से, जी। देखिए भारत में लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन से भारत चलता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आजादी देते हैं, जैसे आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। जी। और ये सभी के लिए है कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन न्याय जो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है वो रुकना नहीं चाहिए, वो मिलना चाहिए। उसके लिए किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो तरह तरह के उत्पीड़न सहने पड़ते हैं। पुलिस या कार्रवाई से अगर आप बच भी जाएं, अगर माननीय न्यायपालिका से आपको न्याय मिल भी जाए, तो फिर उसके बाद सरकार के पास ब्रह्मास्त्र है ये कि वो एनएसए लगा दे। और एनएसए कोई हल्का खेल नहीं है। एनएसए में बड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है जी। और एनएसए से जो प्रभावित होता है वो सिर्फ व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, उसका कार्य प्रभावित होता है, उसका परिवार प्रभावित होता है, उससे जुड़े लोग प्रभावित होते हैं। क्योंकि 1 महीने तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। 1 महीने तक तो बोर्ड की वो होगी, बोर्ड बैठेगा, आपको बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। ये इस कड़ी का एक बहुत भयावह सच भी मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम सब लोग गुजरे हैं। जब आप बोर्ड के सामने पेश होते हैं तो कलम जिसको रखने का अधिकार आपको दिया गया, वो कलम भी आपसे लिया जाता है, आपको नंगे पैर जजों के सामने पेश कराया जाता है। एक तरह का अपमान जो है आपको सहना पड़ता है, और नंगे पैर खड़े होकर आपको अपनी बात वहां रखनी पड़ती है। ये स्वाधीनता नहीं है, ये न्याय की बात नहीं हो रही है। वो जो जज वहां बैठे हैं, हमारे टैक्स से, जो टैक्स गरीब लोग भरते हैं, उनसे उनको तनख्वाह मिलती है। तो इस तरह का अपमान किसी का भी, और जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ, नहीं करने का अधिकार आपको नहीं है। उनके प्रिजनर होते हैं, उनके भी अधिकार होते हैं। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कैसे वो आपके खिलाफ दे देंगे, सोच समझने की बात है। जब वो तो जो जज है वो तो अपॉइंट ही किए गए सरकार द्वारा है, जो सरकार के दया पे वो कैसे न्याय दे देगा आपको? फिर तारीख पे तारीख लगती रहती है। मैं 8 जून को मैंने गिरफ्तारी दी। 2 नवंबर को मुझे जो है बेल हो गई सभी केसेस में। 2 नवंबर की सुबह 3 बजे मुझे उठाया गया। सर्दी का समय था, अधिकारी बुलाने आए, तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात है।
फिर मुझे लेके जाया गया दफ्तर में। दफ्तर में इतनी मोटी एक फाइल रखी हुई थी, 800 850 पेज की। वही मुकदमे जिसके अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट ने मुझे बेल दे दी थी। तो मुझसे साइन कराए गए, ठंड भी हो रही थी, मैंने साइन किए तो पता लगा कि एनएसए की फाइल है। आप पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ ना, आपको बताना भी चाहता हूँ भाई, आप बताइए कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए खतरा कैसे हो सकता है? जी जी। भाई प्रदेश के लिए हो जाए, जिले के लिए हो जाए, जिले शांति भंग हो जाए, उसको जिला बदल किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसे कानून है जो आपकी जो घूमने की आजादी है, जो बात रखने की आजादी है, जो काम करने की आजादी, उसको बाधित करने के लिए किए जाते हैं। और ये उन केसेज में लगने चाहिए जहां से देश की या प्रदेश की सुरक्षा खतरा हो। मगर ऐसे एक्टिविस्टों पे, नेताओं पे लगाया जाता है। सरकार अपना दबाव साबित करती है कि देखिए, हम अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो हम ऐसे मना देंगे, हम तोड़ देंगे, मजबूर कर देंगे। तो ये एक बड़ा जो है षड्यंत्र है जिसमें ये टूल, मैं चंद्रशेखर साहब, ये टूल यूज कैसे किया जाता है? मैं हालांकि वे बैक 1950 से आपको लेके चल रहा हूं। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, इसके बाद उस तमाम कानून खत्म किए गए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ऐसा नहीं है कि ये कानून आया टाटा पोटा जैसा कानून खत्म किया गया। समस्या ये है कि ये सरकारों के पास ये जो कानून के नाम ये टूल्स है, या आखिर यूज कहां करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपके मामले में कहां यूज हुआ? और आगे बढ़ाता हूं जी। जैसे मकोका, जी जी जी। जैसे यूएपीए, जी जी। जिसमें दिल्ली में भी बहुत लोगों को बंद किया गया। बिल्कुल ठीक है, कोर्ट अगर बेल दे देगा तो आप ये लगाएंगे कि जिसपे कोर्ट को मजबूरी में सोचना पड़े कि ऐसा क्या क्राइम किया, सुनना पड़े। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाए थे यूपी कोका, जी जी, जिसमें सत्ता में जो लोग बैठे थे, उनको, जो नेता लोग थे, उनको लगा कि इसका दुरुपयोग जो है आपको दबाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपके आवाज को बंद करने के लिए, आपका जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, विरोध का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको खत्म करने के लिए जब उन्हें लगा तो उन्होंने विरोध कर दिया। तो ये जो इसका जो यूज होता है, ये यूज तब होता है जब न्यायपालिका खड़ी हो जाती है एक विक्टिम के पक्ष में, एक पीड़ित के पक्ष में। उसकी बात सुनने के बाद, पुलिस की झूठी रिपोर्ट देखने के बाद, तो जब वो पीड़ित के पक्ष में खड़ी हो जाती है और न्याय करती है, जैसे डॉक्टर कपिल खान साहब को भी न्याय मिला, जैसे मेरा जब सुप्रीम कोर्ट में, मुझे तो हाई कोर्ट से भी मना कर दिया गया, लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरा मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार टिक ही नहीं पाई। सरकार से जब काउंटर मांगा गया, पूछा गया क्यों बंद किया गया, बताइए। जैसे कपिल भाई के फैसले में भी माननीय न्यायपालिका ने कहा कि कोई आधार ही नहीं बनता है। कपिल भाई के 8.5 महीने और मेरे 12 महीने कौन लौटा सकता है? इसके बैकग्राउंड में जो खर्चा मेरे परिवार के लोगों ने जो मुसीबत सही, जो कोर्ट का खर्चा हमने सहा, उसको कौन लौटा सकता है? और चलिए पैसे भी मिल सकते हैं, क्या आपका समय कोई लौटा सकता है? बिल्कुल। जो परेशानियां हमने जेलों में झेली है, जहां यूपी की जेलों के अंदर अच्छा इलाज की सुविधा नहीं है, अच्छे खाने की सुविधा नहीं है, अच्छे जो है वो बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई जहां आप रह रहे हैं, आप पे जुर्म साबित नहीं हुआ है, आप जो है राजनीतिक बंदी हैं, लेकिन आपको तमाम वो चीजें सहनी पड़ेंगी, वो यातनाएं, वो अपमान, अधिकारी कर्मचारियों का व्यवहार, वो सब चीजें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो अपनी जुल्म जाती आपके ऊपर दिखाए। गरीबों पे, कमजोरों पे जोर दिखाने का अधिकार है। सत्ता के पास वो ताकत है कि वो किसी को भी जो है, अगर न्यायपालिका न्याय देती तो वो उसको रोकना चाहती है, और ये साबित करती है सत्ता में कितना दम है। जी चंद्रशेखर साहब, अब मेरा आपसे थोड़ा सा, चूंकि आपको, आपके जिस तरह आपका एक तरह का फेस बन चुका है, आपका एक तरह का चरित्र बन चुका है, वो निश्चित रूप से एक एक्टिविस्ट का बन चुका है। एकदम आपका ये जो दलित उत्थान से और एकदम ये सरकार और खासकर बीजेपी सरकार से ये जो टकराव है, वो कैसे शुरू हो गया, और मुझे लगता है कि ये आगे किधर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा टकराव जो है व्यवस्था से, इसी गलत नीतियों के खिलाफ मेरा टकराव है। क्योंकि जब मैं जेल जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जेल में एक बड़ी आबादी SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की है, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड के लोग, जो ये बात में बड़ी कड़वी है लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी। वो जो लोग जो न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो भी आपको 2-4 लाख रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए। आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो भी आपको जो है रिट फाइल करने के लिए 2-4 लाख रुपए की आवश्यकता होनी चाहिए। और देश में ऐसे कितने लोग हैं
जो इस तरह से न्याय ले सकते हैं, जिन पे इतने पैसे हैं। वहां फेस वैल्यू है 5 लाख रुपए पर हियरिंग वाले वकील हैं, 10 लाख रुपए पर हियरिंग वाले वकील हैं। तो वहां से न्याय कितने लोगों को मिलता है? सिर्फ अमीरों को। गरीबों को कहाँ न्याय मिलता है? सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का स्वतः संज्ञान ले ले तो हो सकता है न्याय मिल जाए। अदरवाइज किसी आम आदमी को कहा सुप्रीम कोर्ट जाने की नहीं है भाई, हाई कोर्ट जाने की नहीं, क्योंकि वो वकील जब खाल उतारते हैं ना गरीबों की, तो उसका मन होता है कि चलो 1 साल जेल में ही रह लेंगे। तो कुछ लोग तो है जो लड़ पाते हैं। तो ये जो व्यवस्था चल रही है और ये जो जेलों में जाके मैं अपने लोगों के हालात मैंने देखे, छोटे छोटे मुकदमों में, छोटे मुकदमों में, सिर्फ सत्ता के दबाव में, सत्ता के नेताओं के दबाव में हमारे लोगों को जेल में डाला गया है। तो मुझे लगा कि इनके खिलाफ जो है मुखर होकर लड़ना पड़ेगा। कोई तो शुरुआत करेगा, मैं नहीं करूंगा तो और चंद्रशेखर जेल में जाएंगे। लेकिन वो लड़ाई सरकार और बीजेपी, खासकर बीजेपी के सामने कैसे खड़ी हो गई आगे एकदम? जब मुझे और मेरे तमाम साथियों को बंद किया गया, इन लोगों ने मेरे ऊपर सैकड़ों की तादाद में मुकदमे लगाए, मेरे स्कूल बंद कर दिए, मेरे छोटे छोटे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को पीटा, उनको करंट लगाया, तमाम तरह की जो है मुसीबतें जब उनके ऊपर डाली। और जब मैंने देखा कि ये सिर्फ, मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ, कल 5 सितंबर था जी, मैं कलम की ताकत की बात आप कर रहा हूँ। जब ये गौरी लंकेश का सामना नहीं कर पाते ना जी, तो उसी बंदूक से जिससे कुलबर्गी को मारा गया था 2 साल बाद जो है उसी बंदूक से गौरी लंकेश को मारा जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग सामना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है न्याय की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो वो सोच पैदा करनी जरूरी हो गई है कि बहुत सारे उन लोगों को बचाने के लिए जो न्याय नहीं जिनको मिल पा रहा है, तो उस सोच को मैंने आगे बढ़ाया। और इस सरकार में जिसमें न्याय जो है मांगने से भी नहीं मिल रहा, जबकि न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, सब लोगों के लिए न्याय सुलभ होना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस लड़ाई को मुझे लड़नी पड़ेगी। और आज के समय में आप 90-50 की बात कर रहे थे, मैं गारंटी से कहता हूँ जिस सरकार को मौका मिला उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए, एक्टिविस्टों को दबाने के लिए, पत्रकारों को दबाने के लिए, कमजोरों को दबाने के लिए तमाम तरह की योजना बनाकर जो है एजेंडे लागू किए, कानून बनाए। उसका खामियाजा गरीबों ने भुगता, कमजोरों ने भुगता। तो ये तमाम सरकारों ने किया है। ये क्लब ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज ये कर रहे हैं जी, आज ये लोकसभा में शून्यकाल खत्म कर देंगे, प्रश्नकाल नहीं होगा। आज जो कोई बोलेगा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको राष्ट्र विरोधी घोषित कर देंगे, उसको आतंकवादी नक्सली घोषित कर देंगे, उसके परिवार पे तमाम तरह की यातनाएं लगाएंगे। देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी, स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट की मर्जी से चलते हैं। स्टेट के वो लोग उनको तनख्वाह देते हैं, स्टेट के आधार पर चलते हैं, वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? कभी कभी तो मैंने जुडिशरी के कुछ फैसले देखे। मुझे खुद एक जज ने कहा, जब मैंने उनसे कहा कि मैं इलाज करवाना चाहता हूँ, मेरी तबियत ठीक नहीं है, आप मेरी बात को सुनिए, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आप तो जानते हो सरकार का दबाव है। जब मुझसे ये कहा गया तो मेरा दिल कितना दुखी हुआ होगा, मुझे कितना कष्ट हुआ होगा कि यार मैं चंद्रशेखर, मुझे तो बहुत लोग जानते हैं, मेरे पास तो एक अच्छी टीम है लड़ने वाली, विरोध करने वाली, लेकिन वो जो गरीब दलित है, वो गरीब मुस्लिम है, वो जो बैकवर्ड के लोग हैं, वो जो किसान है, वो जो मजबूर हैं, या अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं जिनको षड्यंत्र द्वारा फंसा गया, उनको न्याय कैसे मिलेगा भाई? जब जज साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पे ऊपर दबाव है, तो मुझे लगा कि सरकार का सभी इंस्टीट्यूशन पे दबाव होता है और अपने तरीके से वो यूज करते हैं, झूठे मुकदमे लिखवाते हैं, मारपीट करवाते हैं। अभी कपिल भाई ने कहा मुझसे कि मुझे बहुत मारा गया, मुझे तकलीफ हुई। एक डॉक्टर को मार रहे हो यार, क्यों मार रहे हो? कि उसका विरोध, वो तुमसे तुम्हारा विरोध कर रहा है जी। चंद्रशेखर भाई मुझे अब ये बताइए सीधी उस व्यवस्था से जिसको बीजेपी लागू करती है, उस व्यवस्था से जो बराबरी की बात करती है, भेदभाव की बात करती है, न्याय की नीति, उनसे मेरी लड़ाई जी। अब मुझे चंद्रशेखर जी एक बात बताइए, जो लगातार कहा जा रहा है, लगातार आरोप लगा रहे हैं, 14 से लेकर और करीब 2020 चल रहा है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल रहा, लगातार एक्टिविस्ट, खासकर एक्टिविस्ट ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को, संवैधानिक संस्थाओं को डिमाइंड किया गया है, कमजोर किया गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया गया? सिर्फ पूर्ण रूप से सहमत हूं, कमजोर ही नहीं किया गया, उन पर दबाव बना गया झूठे आंकड़े दिखाने के लिए। किस पे नहीं बना? मीडिया पे दबाव बना गया, जो मीडिया के लोग इनके खिलाफ खबर चला देते हैं, जो कुछ ऐसे अच्छे पत्रकार है जिनका जमीर अभी जिंदा है, उनको निकलवा देते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उनके ईडी के, इनकम टैक्स के छापे लगवाते हैं। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है? सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर नहीं आए क्या?
उन्होंने आके नहीं कहा बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देखिए लोकतंत्र का जो है कि हत्या हो रही है, हम पे दबाव है। और भाई मेरा ये बात ना मेरी और मजबूत हो जाती है कि जब किसी को न्याय पुलिस ना दे, सरकार ना दे, प्रशासन सहयोग ना करे, तो वो न्यायपालिका के पास जाता है। और जब न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को लाभ के पद दिए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, किसी को राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, किसी को राज्यपाल बनाया जाता है, किसी 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 डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है, तो मुझे तकलीफ होती है कि अब न्यायपालिका का भी जो है, आम आदमी के मन में जो न्यायपालिका के प्रति विश्वास था वो भी धीरे धीरे जो है कमजोर हो रहा है। तो इस सब जगह जो है सरकार दबाव बना रही है। जो अधिकारी इनके हिसाब से काम नहीं करता उसको ट्रांसफर करवा देते हैं, चाहे वो आरबीआई के लोग हों या किसी और एजेंसी के लोग हों। इनको जबरदस्ती जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता उसको हटना पड़ता है, चाहे उसको कहीं लगाएं। या कुछ लोगों की तो हत्याएं भी हुई हैं तमाम इस कड़ी में। तो सरकार का सब जगह जो है दबाव है। और आज के समय में एक्टिविस्टों को फेसबुक तक जो है, फेसबुक से डील करके फेसबुक अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, ट्विटर अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, बंद करवाए जा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि सरकार पे और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एक्टिविस्टों पे अपनी चंद्रशेखर जी जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA आया, उसका देश भर में प्रदर्शन चल रहा था और हम लोगों ने देखा आपको जामा मस्जिद में, जब उस भीड़ में आप शामिल थे, तब पहली जो एक बड़ी मीडिया गैदरिंग के एक साथ थे, आपको कहा गया, जो तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर एक नया फेस उभर के आ रहे हैं जो दलित और मुस्लिमों को मिला के लड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आप एक बड़ा फेस उससे बनने जा रहे हैं? और जो कि आज आपने बाद में आजाद समाज पार्टी आप लेके आए, उसके आप अध्यक्ष भी हैं, आपको लगता है कि आप बीजेपी और उसके साथ के अलायंस दल के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं? वो दोनों चीजों पे बात रख देता हूँ, दोनों बातों जी, पे। जी, पहली बात तो ये है, मैं जो बात कर रहा था पूरी नहीं हुई थी। जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि निजता का अधिकार है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि हमारी कॉल ट्रेस कराई जाती है, हमारी व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल ट्रेस कराई जाती है, कहाँ की निजता? आपके लोकेशन से लेकर तमाम चीजें, आपकी सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों पे जो है पुलिस के लोग दबाव बनाते, डराते, मुकदमे करते, कहाँ की निजता, कहाँ के कानून, कहाँ के अधिकार, कहाँ के फंडामेंटल जो है राइट्स, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई। अब आप कह रहे हैं कि जमा मस्जिद वाली बात, CA-NPR NRC का विरोध मैंने शुरू किया, मेरे बाद तमाम लोग जो हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उसके बाद वो उसमें जुड़ने स्टार्ट हुए, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि कहीं आप जाओगे तो कहीं आप पे ठप्पा तो नहीं लग जाएगा कि आप मुसलमानों की हिमायत में खड़े हो रहे हैं। लेकिन हम संविधान के साथ खड़े। संविधान अधिकार देता है कि किसी भी लॉ में जो है धार्मिक गैर बराबरी नहीं की जा सकती, की गई। मैं उसके विरोध में गया, जमा मस्जिद पे भी गया, तमाम जगह गया, मैं शाहीन बाग भी गया। मैं जब जामिया के बच्चों को पीटा गया तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर पे भी रात के 3 बजे तक गाड़ी के ऊपर बैठा रहा। मेरा इरादा सिर्फ ये था कि मैं उनकी राजनीति करने, उनके दुख को बांटने, उनको विश्वास दिलाने कि जब अन्याय होगा और सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे तो आपका ये भाई, उसकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी थी। दूसरी बात, खतरे की बात तो ये सुन लीजिए भाई, मैं बिहार में जी जी 3 दिन के दौरे के बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पेट में जो है दिक्कत हुई, आप समझ रहे हैं। कल ही उन्होंने एक बयान दिया। बयान क्या था कि अगर किसी दलित की हत्या होगी तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पिछले 5 साल यहीं पे आप एक ईमानदार दलित लड़ने के लिए आया है और उसको सपोर्ट मिलने लगे, आपका दिमाग ठीक हो गया, आप दलितों की बात करने लगे। जहां कल परसों ही, कल रात में एक खबर आई कि आरा में एक दलित नाबालिग बच्ची का रेप करके जो उसकी वीडियो वायरल की जाती है। जहां दलित, आपकी सोच को मैं समझ चुका हूँ, दलितों के प्रति आप जो न्याय देना चाहते हैं उसको भी समझ चुका है। एक महिला दरोगा है, पुलिस है, पुलिस की कर्मचारी है, उसको मारा पीटा गया है सामंतियों के द्वारा, वो अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। मेरे पास भी खबर आई है। ये खतरा जब महसूस होता है, इस तरह के जो हैं लाभ के बयान दिए जाते हैं, लाभ की बात की जाती है, वो कौन है देने वाले? दलितों को सरकारी नौकरी। पहली बात तो दलितों को देना है तो हिस्सेदारी दीजिए, अधिकार दीजिए, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, न्याय दीजिए, सुरक्षा कीजिए। वो तो नहीं कर पा रहे हो। अब कह रहे हो कोई मरेगा तो इसका मतलब नौकरी के लिए पहले कोई मरे, और तुम नौकरी कहाँ से दे दोगे? तुम्हारा जो मुखिया बैठा हुआ है दिल्ली की गद्दी पे, वो तो सरकारी डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब कोई नए पद पे सर्जन नहीं होगा, अब सरकारी नौकरी नहीं निकाली जाएंगी। वो तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट बंद करे, तुम कहाँ से दे दोगे? तो उनको नौकरी वोकरी नहीं देनी। अगर देनी है तो करके दिखाइए ना। पिछले 5 साल में जितने दलितों पर अत्याचार हुए आपके मुख्यमंत्री काल पे, उनको नौकरी देकर दिखाइए। तो नौकरी क्या, पहले तो इधर नौकरी रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं,
प्राइवेटाइजेशन करके, एक तो नौकरी रहेगी नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे तो सरकारी नौकरी दोगे कहाँ से? तो उनकी नीयत नहीं है देने की, और वो अगर देते भी तो देने वाले वो नहीं है। जो एक्ट है, SC/ST एक्ट है, उसमें प्रोविजन है कि जिस दलित की हत्या होगी उसके परिवार के एक व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। उसकी अगर विधवा है तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगी 18,000 रुपए से ज्यादा की। दी गई किसी को? क्या लागू हुई? क्योंकि दलितों के प्रति किसी की नियत ही नहीं, दलितों को न्याय देने की किसी की नियत ही नहीं, कमजोरों की आवाज उठाने की किसी की नियत नहीं। पैसे वाले दलितों की तो के बात हो भी जाए, गरीब दलितों की बात करने वाला कोई नहीं है। जी जी चंद्रशेखर तो इसलिए उन्हें उससे खतरा है। अब ये बताइए, आप लगातार बिहार में हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आप अपने उम्मीदवार उतारने की भी तैयारियों में हैं। मुझे बताइए, बिहार अभी जो आप लगातार दौड़ धूप रहे हैं, बिहार क्या समझ में आ रहा है? किस तरफ बिहार जा रहा है? जनता क्या चाह रही है? देखिए, बिहार में वैचारिक दरिद्रता नहीं है जी। वैचारिक रूप से बिहार मजबूत है। यहाँ हर घर में नेता है जी। ये लोकतंत्र की जननी है। राजनीति को बड़े से बड़े सूरमा दिए हैं यहाँ से, और तमाम तरह के आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। वो आंदोलन जिन्होंने दिल्ली का तख्ता भी जो पलट दिया था, वो नवादा की धरती से स्टार्ट हुआ, चंपारण से आंदोलन स्टार्ट हुए। ये तथागत बुद्ध की धरती है। मैं बोध गया, मैं राजगिरी गया, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय गया, तो मुझे लगा कि ये परिवर्तन की धरती है और बिहार के युवा परिवर्तन मांग रहे हैं। वो परिवर्तन चाहते भी है। डबल इंजन की सरकार इस बार सत्ता से बेदखल होने वाली, जितने रिजल्ट आएंगे आप देख लीजिएगा। और आजाद समाज पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी डबल इंजन सरकार को रोकने के लिए। क्योंकि जब मैं गाँव में जाता हूँ, मैं ये बात पर्सनली आपसे कह रहा हूँ कि मेरा दर्द जी, मैं गया हूँ, जब मैं अपने समाज में गया दलितों में, उनके तन पे कपड़े नहीं है, जहाँ जानवर पानी पीते हैं उस पानी को वो लोग पी रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं, उससे उन्हें तरह तरह कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तरह तरह के जो है बीमारियां उनको लग रही है, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। 15 लाख लोग रोड पे हैं, बाढ़ से 15 लाख लोग प्रभावित हैं, रोड पर हैं, जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं। सर पे छत नहीं है, पेट के खाने के लिए रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, और कोई सुविधाएं नहीं है। ये जो बदहाली की गई है बिहार में, इससे लोग त्रस्त, वो इसे बदलना चाहते, अच्छा विकल्प चाह रहे थे। आजाद समाज पार्टी की ईमानदार नीति और नियत को देख के वो लोग बहुत खुश हैं। एक बड़ा जो है वैक्यूम है, एक बड़ा जो है समर है, जिसमें वो लोग तैयार हैं कि इस बार जो है बदलाव करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा जो रोजगार मांग रहे पूरे देश में, जो धर्म की लड़ाई से, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से अलग हटके जो रोजगार चाहते हैं, अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, अब वो बिहार में सबसे पहला बदलाव देंगे। तो और ये आने वाले समय अंदाजा बताइए, कितनी सीटों पे उतार रहे हैं और कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें वहां से आप लेके आने की उम्मीद कर रहे हैं? जिम्मेदारी से बताऊंगा, क्योंकि किसी पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो गैर जिम्मेदारी नहीं दिखा सकता हूँ। पूरा प्रेस रिलीज देके कितने सीटों पे उतारूंगा, जहाँ उतारूंगा सब चीजें बताऊंगा। कार्यकर्ताओं से सारे संपर्क करके, बात करके, बूथ कमेटियां, ग्राम कमेटियां चेक करके, ब्लॉक कमेटियां चेक करके, जहां जहां मजबूत होंगे, जहां जीतने की कंडीशन में होंगे, वहां उतारेंगे भी और जीतेंगे भी। ठीक है, चुनाव नहीं खराब करेंगे जी, चुनाव खराब करके जो है बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका देंगे, जीतने की नीयत से लड़ेंगे जी। अच्छा, ये तो बात हो गई बिहार की। अब गृह प्रदेश की अपनी बात कर ले। यूपी के लिए 2022 की तैयारी में हैं आप, आगे क्या बड़ा हम लोग देखने जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए भाई, अभी यूपी में बूथ कमेटियां तैयार हो, संगठन तैयार हो रहा है। हमारी राजनीति एसी के कमरों में बैठने के लिए नहीं है। गरीबों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, नौजवानों की, बहनों की, बच्चियों की, माताओं की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की, और जो बचे हुए तमाम गरीब लोग हैं जिनको सताया जाता है, उनकी लड़ाई लड़ने की बात की राजनीति हमारी है। उद्देश्य की राजनीति है, अपने लोगों का भला करने की राजनीति है। तो बूथ कमेटियां तैयार की जा रही है। जो मान्यवर काशीराम साहब का एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस नारे पे काम हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है, उनकी आबादी के हिसाब से। उनको जो है, उनके तमाम हर जाति से एक नेता को जो है, उसको जिम्मेदारी दी जा रही है कि अपने समाज को जोड़ सके, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। आने वाले कल में एक बड़ा संगठन खड़ा होगा। पंचायत चुनाव में हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जब रिजल्ट आएगा, और जब 2022 का चुनाव आएगा, हम इतनी मेहनत करेंगे कि आम आदमी, आम दलित, आम मुस्लिम, आम बैकवर्ड का व्यक्ति, आम रोजगार मांगने वाला नौजवान, छात्र छात्राएं, उनकी तमाम समस्या जो है
वो 5 कालिदास मार्ग में बैठ के जो है आराम से निपटाई जा सके, सभी के लिए खुले। क्योंकि लोकतंत्र को 2 तरीके से देखा जाता है। एक व्यक्ति जो रोज आपके पैर छूता है चुनाव से पहले, आपको चाचा, दादा, भाई, भैया सब कहता है, वो चुनाव जीतने के बाद आपको उसके पैर छूने पड़ते हैं, आप काम के लिए उसके परेशान होते हैं, आप उसके जो है नमस्कार करते हैं, उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं, वो अंदर से मना करवा देता है। ये एक राजनीति है। और एक राजनीति ये है कि जिसको आप बना रहे हैं वो जनता के मदद के लिए, जनता की खिदमत के लिए, जनता की सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार रहे। यूपी में उसके लोग तैयार रहे कि लोगों को न्याय मिल सके। जी, यूपी में आप सबसे बड़ा खतरा किसके लिए बनने जा रहे हैं? बसपा के लिए या सीधे भाजपा? किसके लिए? देखिए, सरकार भाजपा की है, बसपा के तो मैं देखिए मेरी बुआ जी की पार्टी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप देखिए उनको खतरा तो तब पता कि उनके पास कुछ होता। जी भाई, हम पहले तो झंडा हमने भी उन्हीं का उठा रखा था इतने लंबे समय से, उनको ही वोट दिया, और मैंने नहीं, हमारे भीम आर्मी के तमाम नौजवानों ने वोट दिया। लेकिन उनको तो गरीब दलितों की रिश्तेदारी उनसे नहीं है, उनकी रिश्तेदारी तो अमीर दलितों से हो सकती है, गरीब दलित उनके रिश्तेदार भी नहीं है, उनके अपना भतीजा तो भतीजा है, जबकि काशीराम साहब कहते थे पूरा समाज मेरा परिवार। तो बुआ जी कहती है कि उनका भतीजा तो उनका भतीजा है, उनका नाम लेती है श्री आनंद जी, मगर गरीब दलितों से, चंद्रशेखर जैसे गरीबों से, दलितों से कोई रिश्ता नहीं, लड़ने वाले दलितों से, जो समाज के लिए समर्पित लोग हैं उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं। तो उनके लिए मैं क्या खतरा हूँ? वो तो खुद मूवमेंट के लिए खतरा हो चुके हैं। तो खतरा जो है वो बीजेपी को है, और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी। और आने वाले कल का भविष्य जो है युवाओं का और उन लोगों का जो ये विचारों की, अधिकारों की राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए आजाद समाज पार्टी ईमानदार लोगों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लगातार तमाम ऐसे विषयों पर आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे, बिहार चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले पहले जब आप बिगुल बजाएंगे, क्योंकि आपका निश्चित रूप से अगला गृह प्रदेश है और टारगेट भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश है, इसलिए हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो फिलहाल मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो है जी, आभार करता हूँ आपका कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जी जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और इसीलिए जैसे आप कुछ पत्रकार ऐसे हैं, तो कुछ मैंने तैयार किया कि राजनीतिक चेतना अपने लोगों के अंदर जगाने के लिए कि वो भी राज की भावना अपने अंदर पैदा करें। मैंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया है और आजाद समाज पार्टी ये जो है एक नंबर की पार्टी बनेगी और मजबूती से जो है देश में शासन सत्ता की तरफ बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।